Dear students, hello my friends, welcome back to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो वापस सेम प्रीवियस वीडियो की ही तरह है। टॉपिक है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन द ब्रैकेट। यानी सेंटेंस को आज कंप्लीट करेंगे हम सभी, और जो फंक्शन यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है इस इंडिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में भी मैंने 1 से लेकर 10 सेंटेंसेस तक अपलोड किया था। आज मैं 11 to 20 अपलोड करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान देते हैं, आर द चिल्ड्रन लिखा है। अब चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन ही सेंटेंस बनेगा, आपको पता है। तो हमें डिस्क्राइबिंग फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर मतलब भविष्य, एक्शन यानी कोई फ्यूचर एक्शन की बातें लिखनी है। एक्शन मतलब कार्य, कोई कार्य बच्चों के द्वारा यहाँ दिखा देना है। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, आर द चिल्ड्रन गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द गेम नेक्स्ट डे। क्या अगले दिन बच्चे गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अब ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि आर द चिल्ड्रन गोइंग टू मेक मैनी प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर। क्या प्रत्येक वर्ष कई प्रोजेक्ट बच्चे बनाने जा रहे हैं। तो यानी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, या कोई और भी बात, क्या प्रतिवर्ष वो मतलब गेम में क्विज में भाग लेने जा रहे हैं। तो यानी उनका एक्शन दिखाना है हमें। तो स्टूडेंट्स चलिए एक लिख देते हैं हम, आर द चिल्ड्रन गोइंग, आर द चिल्ड्रन गोइंग to, are the children going to participate in the game next day। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, और एट लास्ट क्या आएगा स्टूडेंट, आप जानते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मीनिंग समझ गए आप कि क्या बच्चे अगले दिन गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, अर्थात उनका कोई फ्यूचर एक्शन हमें बताना था, हमने बना दिया। चलिए स्टूडेंट दूसरा नंबर देखते हैं, द फायर स्टेशन वाज। अब यहाँ लोकेशन को डिस्क्राइब करना है, प्लेस को डिस्क्राइब नहीं करना है। जब भी लोकेशन की बात आए स्टूडेंट तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आप नियर, फार, बिहाइंड, नेक्स्ट ऐसे आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बता सकता हूँ द फायर स्टेशन वाज नियर द बस स्टेशन, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ द फायर स्टेशन वाज बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। मतलब नियर, फार, बिहाइंड ऐसे वर्ड, नेक्स्ट, ये सभी वर्ड हम यूज कर सकते हैं किसमें, लोकेशन में। तो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि नियर, फार, नेक्स्ट, बिहाइंड ये वर्ड लोकेशन में आप यूज कर सकते हैं। तो कोई एक वर्ड यूज कर लेते हैं हम, द फायर स्टेशन वाज बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। ये देखिए स्टूडेंट मैंने एक बना दिया, तो आप समझ गए होंगे, रेलवे स्टेशन। क्लियर, ये हो गया, द फायर स्टेशन वाज बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। अब जरूरी नहीं कि यहाँ बिहाइंड ही लिखें आप, द फायर स्टेशन वाज नेक्स्ट टू द बस स्टेशन, ऐसे बस स्टेशन भी कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, फॉर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये वर्ड लोकेशन में सभी आते हैं, बिहाइंड, फार, नेक्स्ट। चलिए 13 नंबर देखते हैं स्टूडेंट, द स्टेचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड। अब स्टेचू ऑफ यूनिटी आप जानते हैं स्टूडेंट, ये गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब प्लेस का वर्णन करना है तो यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड हमें लिखना ठीक नहीं होगा। अब जानते हैं ना, स्टेचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ठीक है, हम इसको जब जानते हैं, प्लेस का नाम, डिस्ट्रिक्ट भी, और स्टेट हमें पता ही है गुजरात, और डिस्ट्रिक्ट नर्मदा है, तो हम दिखा देंगे इसको, द स्टेचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन नर्मदा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। स्टूडेंट्स ये मैंने प्लेस का वर्णन कर दिया, यानी डिस्क्राइबिंग प्लेस, यानी प्लेस का वर्णन हो गया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के
कौन से जिले में? नर्मदा जिले में स्थित है। क्लियर? चलिए अगला चलते हैं। 14 में द मैन हु, आदमी जो, ये हु शब्द क्या है? सब्जेक्ट के लिए ये विशेषता बता रहा है किसका? ये मैन का। यानी मैन के लिए ये जो हु शब्द है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसके लिए आया है? मैन के लिए आया है। तो अब हमें इसी का यूज करते हुए पर्सन यानी पर्सन की विशेषता बताना है। तो स्टूडेंट्स इसको कई तरीके से लिख सकते हैं आप। द मैन हु हेल्प्ड यू एस्टरडे इज़ माई अंकल, वो आदमी जिसने कल आपकी मदद किया मेरे चाचा हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गई उनकी विशेषता पर्सन की, अर्थात मेरे चाचा जी, जो मैंने अभी कहा। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं द मैन हु मेट यू ऑन द वे एस्टरडे, आदमी जो कल आपको रास्ते में मिला, वाज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था। आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी विशेषता आनी चाहिए बस। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं द मैन हु टोल्ड यू, द मैन हु टोल्ड यू दिस इंसिडेंट, अब इंसिडेंट मतलब घटना। द मैन हु टोल्ड यू दिस इंसिडेंट, वह आदमी जिसने आपको बताया इस घटना के बारे में, वाज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला आपके सामने। अब 15 नंबर आते हैं स्टूडेंट, मीनल विल। अब डिस्क्राइबिंग एक्शन, कोई भी एक्शन मतलब कार्य यहाँ होना चाहिए बस। तो मैं लिख सकता हूँ मीनल विल सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए वर्ब लगा दिया तो कार्य होगा ही होगा, एक्शन वर्ड होता है, आपको पता ही है, एक्शन करना है हमें। मीनल विल सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज टुमारो। आप समझ गए होंगे इसका मतलब कि मीनल एक गीत गाएगी स्टेज पर कल। टुमारो क्यों लिख रहा हूँ आपको पता है स्टूडेंट? क्योंकि विल फ्यूचर होता है, तो टुमारो भी आने वाला कल ही होता है, इसीलिए यहाँ पे टुमारो आएगा। और एस्टरडे आपको पता है वो पास्ट में आता है, क्योंकि वो बीता हुआ कल होता है। तो मीनल विल सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज टुमारो। अब जरूरी नहीं कि आप ये सेंटेंस लिखें, आप ऐसा भी लिख सकते हैं मीनल विल पार्टिसिपेट इन सिंगिंग कंपटीशन टुमारो, ऐसा भी लिख सकते हैं, या कोई और वाक्य बना सकते हैं जिससे एक्शन का पता चले। अब स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस 16 नंबर, दो रमन वाज ए रिच पर्सन, हालांकि रमन एक अमीर आदमी था। अब यहाँ क्या दिखाना है स्टूडेंट्स आप सभी को? डिस्क्राइबिंग कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास स्थिति। तो चलिए मैं आपके सामने सबसे पहले बोल रहा हूँ, हिंदी में सुनिएगा। दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। तो इसका मीनिंग क्या है? यद्यपि रमन एक अमीर आदमी था, फिर भी वो खुश नहीं था, तो फिर भी वो पैसों से संतुष्ट नहीं था। तो ऐसा कुछ जब हम दिखाएंगे तो एक तरफ तो उसकी अमीरी है, दूसरी तरफ वो खुश नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब ऐसा पैसे से संतुष्ट नहीं था, तो लिखेंगे तो वो विरोधाभास स्थिति नजर आएगी, जिसको इंग्लिश में कंट्रास्ट कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, दो रमन वाज ए रिच पर्सन एट ही वॉज नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं था। अब यहाँ पे मैं ऐसा जरूरी नहीं लिख सकता, दूसरा भी लिख सकता हूँ कि एट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ ऑल हिज प्रॉपर्टी, फिर भी वो अपनी सभी प्रॉपर्टी से खुश नहीं था। तो एक तरफ तो अमीर है, दूसरी तरफ वो प्रॉपर्टी से खुश नहीं है, वो खुश नहीं था, ऐसा दिखा सकते हैं हम। ऐसा दिखाएंगे जिसमें कंट्रास्ट आए। कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास, मतलब यहाँ लिखा हुआ वर्ड यानी जो सेंटेंस होगा और आगे जो लिखा हुआ होगा, दोनों में एक विरोधाभास स्थिति नजर आनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। ही इज गोइंग टू गिव मी, वो मुझे देने जा रहा है। अब यहाँ डिस्क्राइबिंग थिंग, कोई ऐसी वस्तु जिसका विशेषता बता दीजिए, आप डिस्क्राइब कर दीजिए वर्णन। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ही इज गोइंग टू गिव मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, ही इज गोइंग टू गिव मी ए वंडरफुल टॉय कार। तो ऐसा कुछ भी दिखा सकते हैं। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ही इज गोइंग टू गिव मी ए
वंडरफुल टॉय कार। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये टॉय कार क्या है, खिलौने वाली कार, और उसकी विशेषता बता रहा है कैसी है कार, वो वंडरफुल है। तो थिंग की विशेषता हो गई कि नहीं हो गई, डिस्क्राइब, वर्णन कर दिया। अब जरूरी नहीं कि यहाँ टॉय कार हो। ही इज़ गोइंग टू गिव मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, एन नॉवेल बुक, कुछ भी आप दिखा सकते हैं जिसमें वस्तु की वर्णन किया जा रहा हो। वो वस्तु में किताब, कार, जो भी है सब आ सकते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। विजय डजेंट नो। अब विजय नहीं जानता। अब स्टूडेंट्स क्या लिखना है हमें, एक्सप्रेसिंग मैनर, तरीका या ढंग बताना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, विजय डजेंट नो हाउ टू ड्राइव द कार प्रॉपरली। विजय डजेंट नो हाउ टू कुक द फूड इन द किचन। विजय डजेंट नो हाउ टू स्विम इन द रिवर विथ टेक्निक। आप समझ गए होंगे कि विजय नहीं जानता कि कार कैसी चलाई जाती है प्रॉपरली, सही तरीके से। विजय नहीं जानता किचन में खाना कैसे पकाते हैं। विजय नहीं जानता कि मतलब नदी में कैसे तैरा जाता है टेक्निक के साथ। तो ये उसका मैनर है, तरीका। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, विजय डजेंट नो हाउ टू। अब 3 मैंने आपके सामने बोले हैं तो एक मैं लिख दे रहा हूँ, विजय डजेंट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम in the river, in the river properly, विथ टेक्निक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपरली मतलब सही से कैसे तैरा जाता है नदी में, वो नहीं जानता, यानी मैनर हमने दिखा दिया, ढंग। अब देखिए इसमें डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, प्रोसेस तब वो माना जाता है कोई चीज़ जब आप कोई चीज़ मतलब लेंगे और फिर उसमें कुछ एक्टिविटी होगी। तो जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, टेक सम शुगर। अब यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, शुगर एंड वाटर भी कर सकते हैं, शुगर एंड मिल्क भी कर सकते हैं। तो मिल्क यानी दूध। तो चलिए हम यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, टेक सम शुगर एंड मिल्क and boil it for some time, अब जरूरी नहीं कि स्टूडेंट आप ऐसे ही लिखें, टेक सम शुगर एंड वाटर एंड शेक वेल, और अच्छी तरह से हिलाएं, एंड देन पोर इनटू ए पॉट, और तब एक बर्तन में उसको निकालें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक सम शुगर एंड वाटर विथ लेमन जूस एंड मिक्स इट वेल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रोसेस तब माना जाएगा जब आप कोई चीज़ लेंगे और फिर उसके बाद उसको बॉयल करेंगे, सेक करेंगे या फिर पोर करेंगे। तो यानी एंड से उसको जोड़ना पड़ेगा, कोई और एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, बॉयल करना हो या फिर सेक, हिलाना हो या फिर मिक्स करना हो या फिर पोर करना हो। पोर मतलब उड़ेलना, निकालना, गिराना, मिलाना, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्राइबिंग प्रोसेस हो गया कि कुछ शुगर और मिल्क लें और उसको बॉईल करें कुछ टाइम के लिए। तो मैंने जैसा आपको कहा कि और दूसरा भी कर सकते हैं आप, टेक सम शुगर एंड वाटर विथ लेमन जूस एंड सेक इट एंड देन पोर इनटू ए पॉट, अब ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं स्टूडेंट। संदीप क्राइड इन सच ए वे, इन सच ए वे मतलब इस तरीके से। संदीप चिल्लाया इस तरीके से, एज इफ। स्टूडेंट्स एज इफ की हिंदी होती है मानो की। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, डिस्क्राइबिंग सपोजिशन। अब सपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है कल्पना, अनुमान। तो आप कल्पना, अनुमान, जिसको गेस बोलते हैं, आप समझ सकते हैं कि संदीप चिल्लाया इस तरीके से मानो कि वो पागल हो। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, संदीप चिल्लाया इस तरीके से मानो वो एक छोटा बच्चा हो। तो आप चाहे कैसे भी लिख सकते हैं। तो जब भी एज इफ आएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ संदीप चिल्लाया इस तरीके से मानो की मतलब एज इफ ही वर ए स्मॉल चाइल्ड। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा स्टूडेंट कि मैंने यहाँ वर क्यों लगा दिया जबकि ही के साथ वाज आता है। देखिए जब भी एज इफ आता है तो वो संभावनाओं में बात चली जाती है। तो एज इफ के बाद भले ही सी इट आपका सब्जेक्ट आए, सिंगुलर सब्जेक्ट, आप जानते हैं ही सी इट के साथ ये जो वाज लगता है
लेकिन जब एज इफ लगा होगा तो भले ही सी इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इनके साथ वर आएगा, कभी भी वाज नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, संदीप क्राइड इन सच ए वे एज इफ ही वर अ स्मॉल चाइल्ड। संदीप क्राइड इन सच ए वे एज इफ ही वर ए मैड पर्सन, मानो कि वो एक पागल व्यक्ति हो, ऐसे चिल्लाया। तो आप इन वाक्यों को समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये फंक्शन भी समझ में आया होगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह के वीडियोस मैं आगे भी बना के आपके लिए भेजूंगा, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो। और तब तक के लिए थैंक यू।